हेलो स्टूडेंट्स। आज हम गयासुद्दीन बलबन के बारे में अध्ययन करेंगे। गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक शासक था। उसने 1266 से 1286 ईस्वी तक शासन किया। बलबन जाति से इलबारी तुर्क था। उसका पिता उच्च श्रेणी का सरदार था। बाल्यकाल में ही मंगोलों ने उसे पकड़कर बगदाद के बाजार में एक दास के रूप में बेच दिया और सुल्तान इल्तुतमिश ने उसे खरीद लिया। स्वामी भक्ति और सेवा भाव के फलस्वरूप वह निरंतर उन्नति करता गया, यहाँ तक कि सुल्तान ने उसे चहलगान के दल में सम्मिलित कर लिया। रजिया के राज्यकाल में बलबन की नियुक्ति अमीर शिकार के पद पर हुई थी। 1245 ईस्वी में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया। बलबन ने उसे विफल बनाकर अपनी वीरता व साहस का परिचय दिया। नासिरुद्दीन महमद को गद्दी दिलाने में भी उसका विशेष योगदान था। नासिरुद्दीन ने सुल्तान बनने के बाद बलबन को प्रधानमंत्री का पद दिया और उसे उलुग खां का पद देते हुए कहा था कि मैंने शासन तंत्र तुम्हारे हाथ में दिया है, कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे तुम्हें और मुझको परमात्मा के सम्मुख लज्जित होना पड़े। बलबन ने अपने को पूरी तरह से इस पद के योग्य प्रमाणित किया। प्रधानमंत्री के रूप में बलबन ने अपने प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल में साम्राज्य में फैली हुई अराजकता और अशांति को दूर किया। 1946 ईस्वी में उसने खोखर जाति का दमन किया। उसने रणथंबोर, ग्वालियर और चंदेरी के राजाओं का दमन कर उन्हें दिल्ली के अधीन बनाया। उसने कई विद्रोही मुसलमान शासकों का भी दमन किया और शीघ्र ही वह नासिरुद्दीन का विश्वास पात्र बन गया। बलबन 1248 से 1265 ईस्वी तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहा। इस पद पर रहते हुए बलबन ने निम्नलिखित कार्य किए। पहला, स्वयं को शक्तिशाली बनाना। नासिरुद्दीन महमद ने संपूर्ण शक्ति बलबन को दे दी थी और बलबन ने स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए अपने सगे संबंधियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। 1249 ईस्वी में बलबन को नायब ममलिकत पद पर नियुक्त किया गया और सुल्तान से अपनी पुत्री का विवाह करने के पश्चात तो बलबन की शक्ति और प्रतिष्ठा में और अधिक वृद्धि हो गई। राज्यों में व्यवस्था स्थापित करने की दृष्टि से बलबन ने 1246 ईस्वी में खोखरों का दमन किया। यह जाति उत्तर भारत में बहुत उत्पात मचा रही थी और ये लोग मंगोलों को भी सहायता प्रदान करते थे। इस कारण से पूरे राज्य में अराजकता और अशांति फैली हुई थी। मेवातियों और विद्रोही सूबेदारियों का दमन। मेवाती लोग दिल्ली के चारों तरफ लूटपाट करते थे, जिससे व्यापारियों का आना जाना सुरक्षित नहीं था। बलबन ने उन मेवातियों को दमाने के लिए एक विशाल एवं संगठित सेना भेजी और उन मेवातियों का निर्ममता से दमन किया। इससे दिल्ली के आसपास शांति स्थापित हो गई। बलबन ने विद्रोही सूबेदारों का भी दमन किया, क्योंकि सूबेदार सुल्तान के अधीन तब तक ही रहते थे जब तक कि सुल्तान शक्तिशाली होता था। 1255 ईस्वी में अवध के सूबेदार कुतुब खां और सिंध के सूबेदार किशलू खां ने विद्रोह किया, परंतु बलबन ने अपने अदम्य साहस से उनको भी निर्दयता से दबा दिया। एक शासक के रूप में बलबन। 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई। उसके कोई पुत्र नहीं था, अतः उसकी मृत्यु के पश्चात बलबन ने सत्ता संभाली और शासक बन गया तथा उसने गयासुद्दीन की उपाधि ग्रहण की। जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसने उसे एक नया तेज प्रदान किया। उसने शासन में सुव्यवस्था कायम की और उन संस्थाओं की क्षमता को पूर्ववत स्थापित किया जिनकी शक्ति नष्ट अथवा शिथिल हो चुकी थी। सरकार की प्रतिष्ठा तथा सत्ता की पुनः स्थापना हुई और उसके कठोर नियमों और दृढ़ संकल्प के कारण राज्य भर के सभी उच्च तथा निम्न वर्ग के व्यक्तियों ने उसकी सत्ता के समक्ष समर्पण कर दिया। सभी लोगों के दिलो दिमाग में बलबन का भय व आतंक छाया हुआ था, किंतु फिर भी उसके न्याय तथा लोकहित की कामना के कारण प्रजा उसके पक्ष में हो गई और उसके सिंहासन की कट्टर समर्थक बन गई। गुलाम वंश का महान शासक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था, अतः उसे गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। यद्यपि वह एक अच्छा शासक था, परंतु उसका कार्यकाल अल्पकाल का था, इसीलिए वह अपनी कोई योजना प्रस्तुत नहीं कर सका। उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य में अराजकता फैल गई। यदि इल्तुतमिश नहीं होता तो ऐबक द्वारा स्थापित गुलाम वंश समाप्त हो जाता। अब इल्तुतमिश व बलबन दो ही महान शासक रह गए थे। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद साम्राज्य फिर से छिन्न भिन्न हो गया।
जिसे बलबन ने पुनः सुदृढ़ बनाया। उसने अपने साहस, धैर्य और योग्यता से अपनी सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की। उसकी नीति आक्रामक नहीं बल्कि रक्षात्मक थी। उसने 40 वर्षों तक कुशलतापूर्वक दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभाली और लौह और रक्त की नीति को अपनाकर शांति और व्यवस्था की स्थापना कर अपने ताज और प्रतिष्ठा की रक्षा की। शासन संबंधी विषयों में वह एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति था और गुलाम वंश का संभवतः सबसे महान शासक था। बलबन की चारित्रिक विशेषताएं। एक महान शासक। बलबन एक महान शासक था। उसने अराजकता व अशांति की स्थिति को समाप्त कर जनता को शांति तथा व्यवस्था प्रदान की। वह विशाल सेना का गठन कर सका तथा लोगों को न्याय दे सका। उसने ताज की प्रतिष्ठा बढ़ाई तथा दरबार की भव्यता और अनुशासन में चार चांद लगा दिए। एक सफल सेनापति। बलबन एक कुशल सेनापति था। उसने सेना को नए सिरे से सुसंगठित किया, नए किलों का निर्माण किया और पुराने किलों की मरम्मत करवाई तथा सेना को नए नए हथियारों से सुसज्जित किया। उसने एक के बाद एक दूसरे विद्रोह का दमन किया। शत्रु उसका नाम सुनकर ही भाग जाते थे क्योंकि वह कई सेनापतियों को युद्ध में पराजित कर चुका था। तीसरा है न्यायप्रिय। बलबन एक न्यायप्रिय शासक था। वह किसी के साथ भी न्याय के मामले में रियायत नहीं करता था। उसने बदायूं के सूबेदार तथा अवध के सूबेदार को भी कठोर दंड दिया क्योंकि उन्होंने एक एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। चूंकि बदायूं तथा अवध के जासूसों ने इन घटनाक्रमों की सूचना नहीं दी थी, इसलिए उन्हें भी बलबन ने कठोर दंड दिया था। निरंकुश शक्ति में विश्वास। बलबन सुल्तान के निरंकुश शक्ति में विश्वास करता था। उसने स्वयं को जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। उसने लोगों को अपने सामने सिजदा तथा पायबोस करने के लिए बाध्य किया। उसके काल में सुल्तान को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता था। साहित्य प्रेमी। बलबन साहित्यकारों का संरक्षक था। अमीर खुसरो तथा अमीर हसन दोनों उसके काल के प्रसिद्ध कवि थे और दोनों को ही उसके दरबार में आश्रय प्राप्त था। व्यक्तिगत जीवन में दयालु। एक सुल्तान के रूप में बलबन एक कठोर, निरंकुश एवं दमनकारी नजर आता है, किंतु व्यक्तिगत जीवन में वह बहुत दयालु था। अलाउद्दीन खिलजी का अग्रगामी। बलबन को अलाउद्दीन खिलजी का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है क्योंकि बलबन ने जो नीति तुर्क सरदारों एवं अमीरों के लिए अपनाई थी, वही नीति अलाउद्दीन ने अपने अमीरों को कुचलने के लिए अपनाई। बलबन ने सीमांत नीति की सफलता के लिए जो कदम उठाए, उनमें से अधिकतर अलाउद्दीन ने भी उठाए। बलबन का राजस्व का सिद्धांत। बलबन ने राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत का समर्थन किया। उसने राज दरबार को सुसज्जित तथा वैभवशाली बनाने के साथ ही कठोर अनुशासन की स्थापना की। उसने तुर्क सरदारों का दमन किया और जरूरत पड़ने पर रक्त और लोह की नीति को भी अपनाया। उसने सेना का पुनर्गठन किया और उच्च वंशीय लोगों को ही अपने प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। उसने गुप्तचर विभाग का गठन किया और राजनीति को धर्म से अलग रखते हुए निष्पक्ष न्याय पर बल दिया। 40 गुलामों के संगठन का दमन। बलबन ने 40 गुलामों के संगठन का बड़ी चतुराई और बुद्धिमत्ता से दमन किया। बलबन यह अच्छी तरह से जानता था कि ये लोग सुल्तान की शक्तियों को स्वेच्छापूर्वक कभी भी प्रयोग नहीं करने देंगे और वह यह भी जानता था कि उन्होंने सुल्तान की समस्त शक्तियों का अपहरण करके उसे केवल नाम मात्र का शासक बना रखा है। अतः बलबन ने छोटे तुर्कों को अधिक महत्वपूर्ण पद प्रदान करने प्रारंभ किए और उन्हें उन 40 के समान बनाने का प्रयास किया। जब कभी 40 गुलामों में से कोई भी गलती करता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था और धीरे धीरे वह उन 40 गुलामों के दल को समाप्त करने में भी सफल हो गया।